दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन खत्म हुआ है भारत में। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से G20 में जो भी हुआ है 9 और 10 सितंबर को जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, आपको हम इवेंट वाइज चीज़ को समझाएंगे पिक्चर के माध्यम से, पिक्टोरियल माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए और आपको एक अलग चीज़ समझ में आएगा। बाकी जो वीडियो आप G20 पे देखे हैं, आपको कोई बता दिया कि ये चीज़ हो गया, कोई आपको बताया कि राजघाट पे वो लोग गए, कोई बता दिया कि ये साइन हो गया, लेकिन मैं आपको 9 और 10 को जितने भी सारे इवेंट हुए हैं एक तरफ से एक सिस्टमेटिक वे में मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो आपको क्लैरिटी मिलेगा और फिर हम एनालाइज करके आपको बताएंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ है, ठीक है, तो हम हर चीज़ को आपको डिटेल्स में बताएंगे और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें सबसे पहले सारे देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो लोग भारत आए। तो भारत में आने के बाद आपका 8 तारीख को जो बिडेन आ गए थे, ठीक है, 8 तारीख को शेख हसीना भी आ गए थे और ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री ये भी आ गए थे। तो 8 तारीख के शाम में ही इन लोगों का मीटिंग जो है नरेंद्र मोदी से हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। इनसे इन लोग का 7 RCR क्या है? प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। भारतीय गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं उनका निवास स्थान है 7 RCR, जिसको लोक कल्याण मार्ग भी कहते हैं। तो यहीं पे बायलैटरल मीटिंग हुआ, जो बिडेन का, शेख हसीना का और ये जो आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री इनका हुआ, तीनों का मीटिंग हुआ। और आपका G20 सम्मेलन जो है आपका 9 और 10 तारीख को होना था। तो ये आपका 8 की रात को घटना है, 8 की रात को ये तीनों इवेंट हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 9 को सबसे पहले क्या हुआ, मोदी जी आए। कहाँ पे आए? भारत मंडपम में। भारत मंडपम क्या है? जहाँ पे G20 सम्मेलन होने वाला था। तो भारत मंडपम में जब मोदी जी आए तो वो सबसे पहले सबको वेलकम कर रहे हैं, जो भी नेता आए हैं। जो 20 देश हैं आपका, एक यूरोपियन यूनियन है और भी जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपका EU हो गया, फिर आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, तो और ये हो गया। और इसमें देखिए 3 तरह के लोग आए थे। पहले तो जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, दूसरा जो इन्वाइटी हैं, तीसरा जो आपका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट है। ये आपको समझ में आ गया? 3 तरह के लोग इसमें आए थे शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले आपका ये बता दूं कि ये देखिए जो बाइडेन आए हैं, प्रधानमंत्री उसको रिसीव कर रहे हैं। कहाँ पे? भारत मंडपम में। ये कौन है? सऊदी अरेबिया के किंग हैं। और ये कौन है बताइए? इटली की प्राइम मिनिस्टर है, मेलिना नाम है इसका। तो इसी तरह जितने भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण दिया गया था, सब लोग आए, सबको मोदी जी वेलकम किए। और ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे थे, ये आपका कोणार्क का सन टेम्पल था। अब मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या इवेंट हुआ। इसके बाद ये हुआ कि सभी लोग जो है, जो हॉल है G20 मीटिंग के लिए बनाया गया था, तो उस हॉल में सब लोग गए। उस हॉल में जाने के बाद ये देखिए क्या अरेंजमेंट था, कितना खूबसूरत अरेंजमेंट था हॉल का। ये देखिए सारे लीडर बैठे हुए हैं, ठीक है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और मोदी जी इसको चेयर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सब अपना इंट्रोडक्टरी होता है कि जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी इंट्रोडक्टरी भाषण दिए, फिर जितने भी लीडर थे सब लोग दिए। फिर उसके बाद मीडिया को बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, बाहर चले जाओ, क्योंकि ये जो मीटिंग होता है आपका क्लोज रूम में होता है। तो मीडिया के जाने से पहले ही जो है इसमें अफ्रीकन यूनियन का प्रस्ताव दिया प्रधानमंत्री जी कि हम अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। क्या सभी देश समर्थन करता है? तो सभी देश इसको समर्थन किया। और ये देखिए अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन हैं उनको मोदी जी बोल रहे हैं कि आप सीट को ग्रहण करिए। मैं एक छोटा सा वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आइडिया लगेगा कि कितना रिस्पेक्टफुल है जो अफ्रीकन यूनियन है। और जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, जो लोग जिनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, आज इंडिया कारण देखिए कितना रिस्पेक्टफुल महसूस कर रहा है। ये देखिए वीडियो, छोटा वीडियो है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जयशंकर साहब देखिए उसको रिसीव करने जा रहे हैं। क्या नज़ारा है। शी जिनपिंग को नींद नहीं आया होगा चाइना में ये नज़ारा देखकर। 55 कंट्री हैं, आपको पता है अफ्रीकन यूनियन में। अब देखिए कैसे मोदी जी से गले मिलेंगे। ये रियल इमोशंस है। ये जो प्यार आप देख रहे हैं भारत के लिए, ये जेन्युइन प्यार है जो कि अंदर से निकलती है, बनावटी प्यार नहीं है। समझ गए? तो ये बहुत ही मैटर करता है जो वर्तमान का सिनेरियो है। आपको पता है कि दुनिया 2 खेमों में बटा हुआ, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। जैसे कि अगर आप इस वर्ल्ड को मानते हैं तो ये आपका ग्लोबल साउथ, ग्लोबल
नॉर्थ में कौन है, जो भी डेवलप्ड नेशन है, और ग्लोबल साउथ में कौन है, जो भी आपका डेवलपिंग नेशन है, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है। तो हो क्या रहा है कि आपको याद है कि जब अभी कुछ दिन पहले जयशंकर साहब यूरोप में गए थे, तो यूरोप में ये बोले थे कि यूरोप को ऐसा लगता है कि इंडियाज़ प्रॉब्लम इज इंडियाज़ प्रॉब्लम और यूरोप प्रॉब्लम इज इंडियाज़ प्रॉब्लम। लेकिन यूरोप वाले को लगता है कि यूरोप का प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। तो जयशंकर साहब बोले थे कि इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप का प्रॉब्लम ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम हो जाए। तो वो लोग क्या कर रहा था अभी तक कि अफ्रीका में जो भी चीज़ हो रहा है, मतलब अफ्रीका के देश का कोई बात नहीं सुनना है कि वो लोग क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, उसको क्या करना है, उसको ये बोला कि आप मेरा सपोर्ट करो, आप जो डेवलप्ड नेशन है उसका सपोर्ट करो और एक साल में $500 मिलियन आपको हम दे देंगे, इसमें आप अपना मतलब एक भीख के रूप में दे दूंगा, आप उससे अपना जो जीवन है उसको काट लेना। लेकिन भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि पैसे नहीं चाहिए भाई, प्रतिनिधि चाहिए, मुझे इक्वल राइट चाहिए। भारत बोला कि अगर आप 55 कंट्री को इग्नोर कर रहे हो तो कैसे कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे हो सकता है। G20 मैं आपको बता दूं कि G20 को लोग समझते था मजाक है, ऐसे आया है ये ग्रुप बना है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पहली बार G20 को इतना ज़्यादा प्रतिष्ठा मिला है पूरे विश्व के मंच पे। आपको लग रहा होगा कि शी जिनपिंग नहीं आया, व्लादिमीर पुतिन नहीं आए तो बहुत दिक्कत हो गया, कुछ दिक्कत नहीं हुआ है। G20 में अफ्रीका को जो शामिल कर गया, अफ्रीकन यूनियन को, ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको समझ नहीं सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट है, जैसे UN हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, किसी में रिफॉर्म नहीं हुआ है पिछले 70 साल में, किसी में रिफॉर्म नहीं हो पाया है। और इंडिया बोला कि मेरे हाथ में एक प्रेसिडेंसी आया G20 का, देखिए हम इसमें रिफॉर्म कर दिए। एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का जो आप सपना देखता है, पूरी दुनिया की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का मतलब क्या है, चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो अमीर देश हो, सबको आप प्रतिनिधि दीजिए, इक्वल प्रतिनिधि दीजिए। ऐसा नहीं कि वीटो पावर दे दीजिए अमेरिका को, चीन को। वीटो पावर देना ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तानाशाही है। समझ, आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप ये बोलता है कि सबको इक्वल राइट देना चाहिए। तो भारत पूरी दुनिया में ये दिखाया कि आज जब मेरे पास G20 का प्रेसिडेंसी आया तो देखिए हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश किए वर्ल्ड में, और ग्लोबल साउथ का जो आवाज़ है विश्व के मंच तक पहुंचाए हैं। आपके हाथ में इसका जिम्मेदारी है, आप यहाँ पे कोई रिफॉर्म नहीं कर पाए हो। आज दुनिया का सबसे 5वां इकॉनमी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा एक धब्बा है यूनाइटेड नेशन पे। तो इसलिए जो आप देखिएगा कि अभी जो बाइडेन ये भी बोले थे कि हम जब अभी इंडिया आए थे कि हम चाहते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्यता मिले। और पहली बार यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किए कि इंडिया को ये चीज़ मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह का इवेंट में G20 में किसी एक अफ्रीकन यूनियन को आप शामिल कर लेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। और इसी उपलब्धि का ये नतीजा है कि ये देखिए जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं, इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना नाउ। आप समझ सकते हैं इसके इस शब्द का सेंसिटिविटी क्या है। इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना नाउ, इंडिया जो है अब चाइना से आगे है। किस चीज़ में आगे है, इंडिया इज ए सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इनहेबिलिटी। आप समझ लीजिए कि पूरा अफ्रीकन यूनियन ये बोल रहा है कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल है चाइना से। कितना एक वर्ल्ड के मंच पे इंडिया को रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इवेंट था जो कि अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ भूल गया कि देखिए ये जो मीटिंग हुआ है आपका, ये 3 सेशन में हुआ है। पहला था वन अर्थ, पहला सेशन का नाम था वन अर्थ, ठीक है। ये आपका 9 तारीख को मॉर्निंग में हुआ है वन अर्थ। 9 तारीख को देखिए, 9 तारीख को 2 मीटिंग हुआ, पहला 10 तारीख को 1 मीटिंग हुआ है। तो 9 तारीख को जो पहला मीटिंग ये आप देख रहे हैं ये है वन अर्थ, ठीक है। सेकेंड मीटिंग दोपहर में हुआ, ये हुआ वन फैमिली। और 10 तारीख को जो मीटिंग हुआ एक, उसका नाम है वन फ्यूचर। ये आपको कोई नहीं बताया होगा, सब आपको कुछ एनालिसिस किया होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत डिपेंड चीज़ आपको मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अभी जो मीटिंग चल रहा है ये वन अर्थ का चल रहा है, इसी में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया था, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जब मीटिंग खत्म हुआ आपका वन अर्थ का, जब पहला सेशन खत्म हुआ, उसका एक हिस्टोरिक चीज़ पे साइन हुआ। हिस्टोरिक चीज़ का नाम क्या है, हिस्टोरिक एक एग्रीमेंट का नाम क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कोरिडोर। आपको ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द लग रहा होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना चीन के राष्ट्रपति के घर तक गया होगा, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति घर नहीं, चीन पूरे चीन में चला गया होगा इसका इम्पैक्ट। और उस लगभग जो स्ट्रेटेजिक थिंकर होंगे चीन के, ग्लोबल टाइम्स पूरा परेशान होगा। अब सोच रहा होगा कि हमको आर्टिकल क्या लिखना है इंडिया के लिए। ये बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है मैं आपको समझाता हूँ अभी। इसमें क्या होगा ये देखिए, इसमें ये होगा कि इंडिया का जो ये मुंबई देख रहे हैं, यहाँ से आपका डायरेक्ट कॉरिडोर बनेगा कहाँ तक के लिए, जर्मनी फ्रांस तक के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें आपका देखिए मिडिल ईस्ट भी जुड़ गया। इसमें फ़ायदा क्या होगा ये समझिए। फ़ायदा ये होगा कि ये जो बिज़नेस है आपका इस एरिया में, अभी जो चले, अभी मान के चलिए कि $100 का बिजनेस है,
ये सीधा आपका डबल ट्रिपल बढ़ जाएगा। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये आपका, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ है और इसी का ये असर है कि अभी आपको पता है कि यूरोप का एक ही कंट्री था जो कि BRI में शामिल था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन थी? इटली। अब इटली भी इससे शामिल, अब इटली कंट्री भी इसमें शामिल है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। और इटली जो है अब ये घोषणा किया है कि हमको BRI से अलग होना है। ऑफिशियली घोषणा नहीं किया है, लेकिन अब ऑलमोस्ट इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो BRI छोड़ देगा, क्योंकि BRI जो है एक बर्डन है पूरे कंट्री के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, BRI और इसको कंपेयर करिए, BRI और इसको कंपेयर करिए। तो BRI क्या है? एक यूनिलैटरल लोन देने का सिस्टम है जो कि चाइना देता है। BRI यूनिलैटरल लोन देता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है किसी को नहीं पता, और जो भी देश लोन लिया है BRI से, सब देश बर्बाद हो गया है। एग्जाम्पल आपका, बहुत प्राइम एग्जाम्पल आपका, आप देख लीजिए यहाँ पे श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। पाकिस्तान को देखिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, 60 बिलियन खर्च हो चुका है, $60 बिलियन। प्रोजेक्ट का कुछ नहीं आउटपुट है वहाँ से। चाइना को लग रहा था कि हम सीपेक बना देंगे तो पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और पाकिस्तान जब प्रोग्रेस करेगा तो इंडिया को डिस्टर्ब करेगा, इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हुआ है जस्ट इसके उल्टा, कोई काम नहीं हो पाया है। समझ गए? तो BRI को जो है चैलेंज करने के लिए ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये आपका सिर्फ बन नहीं गया है, इसमें व्हाइट हाउस का जो प्रेस रिलीज हुआ उसमें ये बताया गया है कि 2 महीने के अंदर इसका जो दूसरा मीटिंग बैठक होगा और इस पर काम चालू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी, और उम्मीद क्या करता हूँ ये होगा ही। जितने मैं देखा कि जो भी लीडर इसमें शामिल थे वो काफ़ी सीरियस थे वो लोग इसको लेकर के, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कंप्लीट करना, क्योंकि चीन का जो प्रभुत्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है बहुत बहुत खतरनाक है, खासकर इंडिया और अमेरिका जैसे देश के लिए। समझ गए? तो पहला चीज़ आपका ये इवेंट हुआ था। दूसरा इवेंट आपका क्या हुआ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको आश्चर्य होगा जान के, अगर आप चीज़ को पढ़ते होंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। अब बताइए, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। मैं आपको बता दूं कि जब आपका दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन होने का बात चल रहा था तो 2 मुद्दा उसमें प्राइम था। पहला था यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा था आपका क्लाइमेट चेंज। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट था आपका यूक्रेन मुद्दा था, और दूसरा जो सबसे कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़ था वो आपका था क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज पे कंसेंसस कैसे बनाया जाए। समझ गए? तो सबसे पहले मैं आपको यूक्रेन का मुद्दा बताता हूँ। यूक्रेन का मुद्दा पे भारत का क्या कहना है? कि भारत का ये कहना है कि यूक्रेन का मुद्दा ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे शांति हो, लेकिन सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा लेके G20 जितना जैसा अहम सम्मेलन को आप बर्बाद कर दीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया क्या बोला? इंडिया ये किया कि यूक्रेन को यहाँ से दूर रखा, G20 से दूर रखा। आपके व्लादिमीर पुतिन इसी डर से यहाँ इंडिया नहीं आए कि हम इंडिया जाएंगे, वहाँ पर जो डिक्लेरेशन साइन होगा तो वहाँ पर रशिया को बहुत भला बुरा कहा जाएगा। लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टा। आज व्लादिमीर पुतिन अफसोस कर रहे होंगे कि हम इंडिया आए क्यों नहीं। आज इंडिया आते तो उसको पता चलता कि उसका जो एक पार्टनर है, एवरग्रीन फ्रेंड, इंडिया और रशिया को क्या बोला जाता है? एवरग्रीन फ्रेंड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड। समझ गए? तो जो रशिया का एवरग्रीन फ्रेंड इंडिया है, उसको कितना हेल्प किया है, कितना उसके हित में काम किया है, ये रशिया को फील हो रहा होगा। और ये आज रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, वो ये बात को एक्सेप्ट भी किए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। तो इसमें मैं ये आपको बता रहा था, क्लाइमेट को लेके इंडिया कोई डिसीजन लेगा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशन का है कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन इंडिया देखिए फिर भी यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बनाया। इसमें ये बोला गया है कि जो भी फॉसिल्स फ्यूल है आपका, उसमें 20% इथेनॉल को ब्लेंडिंग करिए। इंडिया 2030 तक टारगेट रखा है कि 20% करना है। इंडिया का कहना है कि पूरे वर्ल्ड में सब देश को करना चाहिए, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। ठीक है, ये मतलब ऊपर से आप जान लीजिए, डिटेल्स में बहुत कुछ जानने के लिए, लेकिन ऊपर से बस इतना ही न्यूज़ है। और इंडिया अगर ये देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज पे कंसेंसस नहीं बनता तो अभी कॉप जो होने वाला है आपका UAE में, तो वहाँ पे इशूज़ हो जाता। क्या डिप्लोमेसी इंडिया दिखाया है दोस्तों। डिप्लोमेसी देख के लिखा है, डिप्लोमेसी इन एक्शन, द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया इज इन एक्शन। पूरी दुनिया हाथ प्रव है कि क्या कर दिया इंडिया। कंसेंसस पहले दिन ही बना दिया डिक्लेरेशन पे, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे। और पूरा वेस्टर्न मीडिया बोल रहा था कि इंडिया जो है इस पर कंसेंसस नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था मुद्दा आपका, खासकर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, फिर आपको क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा मामला आपका टाई नहीं कर रहा था। तो आपका पहला मीटिंग के बाद ये 2 इवेंट आपका इंपॉर्टेंट हुआ। एक तो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर साइन हुआ, दूसरा आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ। तो पहला मीटिंग इसके बाद आपका कंप्लीट हो गया, मतलब वन अर्थ खत्म हो गया। 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में ये खत्म हो गया। फिर 9 तारीख को आपका इवनिंग शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं वन फैमिली। ठीक है, वन फैमिली में मीटिंग हुआ, वो मीटिंग भी खत्म हो गया। उसके बाद आपका 9 को रात में डिनर दिया गया भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। डिनर किसको दिया गया? जो भी मेहमान आए हुए थे। ये देखिए पीछे में नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए भारत जो है, वर्तमान का जो सरकार है, वो इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ कर रही है, बहुत वैल्यू दे रही है।
अब देखिए जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन का एक ऐतिहासिक रहा है, जो इतिहास बहुत पुराना रहा है, उसको शोकेस करने में बिल्कुल नहीं शर्माया है। समझ गए, चाहे वो मेरा कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब देखिए जो भी G20 के लीडर आए एयरपोर्ट पे, सबको डांस दिखाया गया। कौन सा डांस? जो इंडिया का एंशियंट डांस वगैरह है। समझ गए। तो जो वर्तमान का गवर्नमेंट है वो अपने ऐतिहासिक चीज़ पर गर्व करती है और इसलिए ऐतिहासिक चीज़ को दिखाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता है। तो इसलिए देखिए ये नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। तो ये देखिए आप कौन है, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। उसकी वाइफ देखिए साड़ी में आई है, पूरा इंडियन कल्चर में रंग गई है। अब देखिए जॉर्जिया मेलिना, ये आपकी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। अभी देखिए फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। तो प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री दोनों सबका स्वागत कर रहे हैं। एक डिनर दिया गया था, इसमें भारत के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था, राज्यपाल को भी बुलाया गया था और जो भी हमारे G20 के गेस्ट थे उनको तो बुलाया ही गया था। तो 9 तारीख का इवेंट आपका इसके बाद ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10 तारीख को। तो अब 10 में जाने से पहले 9 में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन पे जो देखिए हर सम्मेलन के बाद एक डिक्लेरेशन साइन होता है, उस पर 9 तारीख को ही साइन हो गया। 9 तारीख को ही जब पहला सेशन चल रहा था 9 तारीख को वन अर्थ का, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दिए, सॉरी सेकंड सेशन जब चल रहा था वन फैमिली का, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि हम लोग जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पर कंसेंसस बना लिए, सभी देश इस पर एग्री हो गया। और ये न्यूज़ जो था पूरे विश्व में मीडिया में पूरे आग की तरफ फैला, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था ये चीज़ कि ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल हुआ। देखिए ये कौन है आपके, लैवरोव साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं रसिया के। ये क्या बोल रहे हैं, G20 ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाज अनएक्सपेक्टेड से रशियन फॉरेन मिनिस्टर। और ये बात सही बोल रहे हैं, ये इनका आज का स्टेटमेंट है, 10 तारीख का स्टेटमेंट है। ये बोले कि अनएक्सपेक्टेड था कि डिक्लेरेशन साइन हो जाएगा। और जब डिक्लेरेशन साइन हो गया तो उसके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब, तो इनसे कोई पूछा कि बाली में तो यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था, आप लोग तो यूक्रेन का मुद्दा दबा ही दिए पूरी तरह से। तो ये बहुत अच्छा रिप्लाई किए, बहुत डिप्लोमेटिक वे में रिप्लाई किए कि बाली वाज बाली, दिस इज़ दिल्ली। दिल्ली में अपना नियम अपना कानून चलेगा, दिल्ली में वो चलेगा जो भारत डिसाइड करेगा, वो नहीं चलेगा जो आपका नॉर्थ ब्लॉक डिसाइड करेगा, जो वेस्टर्न कंट्री डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं। तो इंडिया जो है एक लीडरशिप का क्वालिटी दिखाया, एक ऐसा क्वालिटी दिखाया जब पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया बोला कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि हम सारे देश को एक साथ ला सकते हैं। 80% पॉपुलेशन, 80% इकॉनमी, 60-70% पॉपुलेशन को एक रूम में बैठाया हुआ था इंडिया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। जो आपका G20 का मीटिंग हो रहा था, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका पूरे दुनिया का 80% GDP, 80% GDP, 60 से 70% के आसपास पॉपुलेशन, और सारे को एक हॉल में बैठा के और कंसेंसस डेवलप कर लेना, ये अपने आप में उपलब्धि है। जो जियोपॉलिटिक्स के एनालिसिस कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, अभी तक आइडिया लग ही गया होगा। ठीक है। तो ये हम लोग 9 को क्या हुआ वो डिस्कस कर रहे थे कि जो G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन था उस पर साइन हो गया। अब देखिए ये जो डिक्लेरेशन साइन हुआ, सब लोग प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं, एस जयशंकर को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे मेन रोल में थे वो देखिए मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। ये 4 लोग जो देख रहे हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिसर लोग हैं। यही 4 लोग इसमें क्रिटिकल रोल निभाएं। ये वाले, ये तो आपको पता है शेरपा साहब हैं, अमिताभ कांत शेरपा है। शेरपा काम क्या होता है कि पूरा G20 का जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है शेरपा ही करते हैं। इसी के नेतृत्व में ये जो 4 यंग विदेश मंत्रालय के ऑफिसर लोग हैं, ये लोग कंसेशनस बनाए हैं। ये लोग लगातार 100 घंटा तक बैठ के डिस्कस करके इसी चीज़ पे लास्ट नाइट में फाइनल हुआ है मामला। G20 समिट मीट ऑफ द 4 इंडियन बिहाइंड दिल्ली डिक्लेरेशन दैट अचीव्ड 100% कंसेंसस विथ माई यंग डायनेमिक। देखिए नाम क्या है, अभय ठाकुर, नाग नायडू, आशीष, और एक का नाम क्या है देख लीजिएगा, ये ट्विटर हैंडल है। ये 4 यंग ऑफिसर हैं जिस पे आज पूरे भारत को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया में कितना डायनेमिक जो फॉरेन सर्विस का जो ऑफिसर लोग आ रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि इतने यंग लोग के पास भी इतना डिप्लोमेसी है, क्योंकि विदाउट डिप्लोमेसी आप ये काम कर ही नहीं सकते थे। और इंडिया ये भी दिखाया कि अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पावर हो, अगर आपके शब्दों में ताकत हो, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, डायलॉग करने में आपके पास कैपेबिलिटी हो, तो आप कठिन से कठिन विवाद को भी सुलझा सकते हो बातचीत के माध्यम से। अभी जो पिछले 2-3 साल में जब से कोरोना आया है, तब से पूरी दुनिया में आपका डायलॉग घट गया है। समझ गए, युद्ध के कारण, फिर चाइना का जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, इसी कारण लोगों को एक दूसरे से एक होता है ना कि बात करके हम मामला को सुलझा रहे हैं, ये बहुत घट गया। लेकिन इंडिया इस चीज़ को दिखाया, कितना भी विवाद क्यों ना हो, अगर आप डायलॉग सही से करते हो, कंस्ट्रक्टिव वे में डायलॉग करते हो, तो कितना से कठिन मुद्दा को सुलझाया जा सकता है। समझ गए। अब 10 तारीख को अंतिम दिन में क्या हुआ कि जब आपका 10 तारीख आज था, तो आज सारे लोग बैठे,
सारे लोग बैठे, उसके बाद लास्ट का क्या सेशन था, वन फ्यूचर सेशन था। इसमें सब लोग अपनी बात कहें। अपनी बात कहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है, ये जो इंडिया विल होस्ट G20 वर्चुअल मीटिंग एट द एंड ऑफ नवंबर, तो ये जो आपका अध्यक्षता है ब्राज़ील के जो प्रधानमंत्री उनको सौंप दिए। इसके साथ भारत एक और मतलब कि प्रस्ताव रखा कि हम लोग, क्योंकि एक आपका पूरे नवंबर तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगा G20 का, अध्यक्षता तो सौंप दिए हम लोग ब्राज़ील को, लेकिन ब्राज़ील जो है नवंबर के बाद इस पे काम करेगा। तो नवंबर तक अभी अध्यक्ष भारत ही रहेगा। तो मोदी जी का कहना है कि क्यों ना हम लोग नवंबर में एक वर्चुअल मीटिंग रख लें। वर्चुअल मीटिंग हम लोग करेंगे क्या, ये करेंगे कि जो भी चीज़ हम लोग अभी साइन किए हैं, कंसेंसस जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, उसको हम लोग रिव्यू कर लेंगे कि कितना काम हम लोग कर पाए, कितना काम हम लोग नहीं कर पाए। समझिए कि कितना अच्छा आइडिया है। आप समझ सकते हैं, आज तक ऐसा कोई नहीं किया है, कोई कंट्री आज तक ऐसा नहीं किया है। इतना अच्छा आइडिया, इंडिया को देख के ही फील होता है कि आइडिया वाला देश। और किस तरह से माहौल बनाया जाता है, एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाता है दोस्तों के बीच, ये आपको इंडिया से सीखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।